हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का छोटा सा सिलेबस है। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट का चैप्टर एक बहुत लेंथी और अच्छा वाला चैप्टर था। उसके बाद जो ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड वाला, उसके अंदर चैप्टर छोटा सा सिंपल सा था, उसका एक आध टॉपिक शायद रह गया हो, बाकी वो चैप्टर क्लियर है। सो ये जो फिजिक्स के अंदर हमारा चैप्टर, एक और चैप्टर एनर्जी सोर्स वाला है, सिंपल सा आसान चैप्टर, बाद में करेंगे उसको सेकेंड सेम के लिए। अब जो हम बात करेंगे, जो आपकी अब तक हमने स्टडी की है वो आपके बोर्ड के हिसाब से की है, उसकी पर्सपेक्टिव से, कि हमारा जो सिलेबस आता है बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी बुक से लेकर और जो भी स्टेट बोर्ड वगैरह में जो दे रखा है बुक्स के अंदर चैप्टर के लिए, वो सारा हमने किया है और कुछ हद तक हमने उसमें एडवांस भी किया है, ज्यादा कुछ इस तरह नहीं किया। तो जो भी हमारा इंटेंशन पहले ये था कि बोर्ड का सिलेबस हम कवर करें ताकि हर बच्चे को चीज समझ में आए। उसके बाद जो हमारा मेन इंटेंशन है, मोटिव है स्कूल का और हर जगह यही है कि जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम चल रहे हैं साइंस फील्ड के लिए, उनके लिए हमको प्रिपरेशन करना, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह स्टडी करनी है और एग्जाम्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो सारी बातें हम आज करेंगे। ठीक है। और आज से हम जो पढ़ेंगे वो फिर से उन चैप्टर्स का एक तरह से आप माने रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ हम कुछ अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल की चीजें पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर अक्सर आती है। जैसे एनटीएससी ओलंपियाड के एग्जाम के नाम तो आपने पहले सुने होंगे। एनटीएससी का एग्जाम आप लाइफ में एक ही बार देते हो, जो कि आप इस साल के एंड में दोगे। ठीक है ना। और ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम तो 1 से लेकर 12 तक हर साल होते हैं। ठीक है ना। वो भी बहुत अच्छे लेवल के पेपर होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के, मतलब एक अच्छा उनका लेवल होता है, उनके क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। कभी भी इस तरह के नहीं है कि बोर्ड के क्वेश्चंस की तरह नहीं होता उनका। सो हम बात जो मेन इंटेंशन कर रहे हैं वो है जेई और नीट के लिए। सो जेईई जो है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है और नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट है, किसके लिए? बायोलॉजी के लिए। ठीक है ना। सो जब आप 11th में जाके स्ट्रीम चूज करेंगे, जब ब्रांच चूज करेंगे, तो आपके पास में जब साइंस के अंदर आप आएंगे तो आपके पास में 2 ब्रांच है, पहली है मैथमेटिक्स, दूसरी है बायोलॉजी। जब आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेगी और उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। आप पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, कुछ अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी वगैरह आपने सुना होगा, वहां के लिए आप पहले प्रिपरेशन करेंगे। कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स होंगे, उन वेरियस एग्जाम को देके और आपकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से आप वहां पे सिलेक्शन, आपको वहां एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना। तो बेस्ट जो इंजीनियरिंग के कॉलेज है आईआईटी, आप जानते हैं सारे, उन आईआईटी के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। जेईई का एग्जाम होता है जो आईआईटी ही कंडक्ट करवाता है। और नीट का एग्जाम जो होता है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज है वहां पर एडमिशन के लिए होता है। ठीक है ना। इनकी एग्जाम सिलेबस वगैरह क्या है, तो जो 11th-12th के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपका आता है एग्जाम के अंदर। एंड दूसरी बात की 11th-12th का हम सीधा नहीं कह सकते, आप जो 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं सारा का सारा आईआईटी और नीट पूछता है। ठीक है ना। आप मानिए कि बहुत बेसिक चीजें ये एग्जाम्स पूछते हैं। आईआईटी के एग्जाम की बात करूं, हम पढ़ेंगे फिजिक्स बेटा। ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे कि फाउंडेशन के लिए आईआईटी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ इनका बेस है, किस तरह से अप्रोच करें क्वेश्चन वगैरह को, उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब बात करें फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो जो इस क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं वो क्लास आपकी आगे जाके 11th क्लास तो आपका मैकेनिक्स का पार्ट रहेगा और जो 12th क्लास के अंदर जाके आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा 10th के अंदर का बेस पढ़ेंगे। 10th के अंदर तो आपने सिर्फ नाम पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी का, ये कुछ चैप्टर आगे जाके 3 से 4 चैप्टर के अंदर बढ़ जाएगा। एसी अलग आएगा, डीसी अलग आएगा और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। और 12th के अंदर आप इसका बहुत अच्छा वाला पोर्शन पढ़ेंगे, बहुत वाइड पोर्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का खुद एक अलग ब्रांच आ जाएगी उसकी खुद की। ठीक है ना। और उन्हीं का हम इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करेंगे, जिससे हम क्या है, किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर उसके क्वेश्चन आ रखे हैं तो उसको हम अप्रोच करता है। और दूसरी बात की इसके बाद वाले जो चैप्टर आएंगे वो भी सारे आपको 12th के अंदर देखने को मिलेंगे। 12th का पूरा पोर्शन 10th के अंदर आने वाले चैप्टर्स का एक एडवांस लेवल है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना। वे ऑप्टिक्स वगैरह सारा आप वहां पे पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पहले अच्छे तरीके से कर रखा है तो काफी कुछ चीजें आपको याद होगी, नहीं याद है तो अब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज हमको पढ़नी चाहिए वो होता है चार्ज। क्या चीज है? चार्ज। आप समझिए कि कहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि कहां से ये चीजें स्टार्ट होगी और आप आगे जाके स्टडी किस तरह से करोगे। अभी तो आपने सिर्फ चैप्टर का नाम पढ़ा है, हम सिर्फ V=IR पढ़ते हैं, पावर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, P=VI वगैरह, बहुत बच्चों वाला खेल, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला आपको समझाया जाता है कि P=VI क्या। आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर R=ρL/A। आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, लेकिन आगे जाके वो मैं आपको पढ़ाऊंगा
थोड़े एडवांस लेवल से, कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी को किस तरह से काम में लेते हैं। आपने तो सीधा क्वेश्चन का वेराइटी अब तक कैसा पढ़ा होगा बुक्स के अंदर, हमने क्वेश्चन किए, सीधा लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया अगर गिवन नहीं है तो भी आपको रेडियस दे रखा होगा वायर का, रेडियस के अंदर सीधा क्या करना है, पाई स्क्वायर करके एरिया निकालना है और सीधी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। लेकिन लेंथ कौन सी लेते हैं, एरिया कौन सा लेते हैं, किस तरह से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, वो सारे खेल हम अब देखेंगे, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला किस तरह से काम में आता है, और उससे भी बड़ी बात कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना। ओम्स लॉ वगैरह, ओम्स लॉ आपने बोला कि V = IR होता है, ठीक है ना। ये ओम बाबा ने कैसे डिराइव किया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने सीधा पढ़ लिया कि V = IR होता है, मजाक नहीं है बेटा, ये बहुत ही एक अच्छे ऑब्जर्वेशन से निकाला गया कैलकुलेशन है कि ये किस तरह से कंक्लूजन आया है, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जहां तक आपके लेवल तक आता है उस लेवल तक हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमको स्टडी करनी चाहिए वो है चार्ज। अब चार्ज की बात करें कि चार्ज क्या चीज है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलूं कि चार्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको आप लेके ऐसे उठा के जेब में रख ले, ऐसा नहीं। चार्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी की वो क्वालिटी होती है जिससे वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपल करता है, ठीक है ना। ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की, आप बोले कि वो, जैसे कि आप बोले प्लस आपने कहीं पे लिखा है, जैसे आपने पढ़ा होगा चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस होना, वो ऑब्जेक्ट खुद प्लस नहीं है, आप समझिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो वो खुद अपने सिर के ऊपर प्लस लेके नहीं घूमता है और दूसरा वाला नेगेटिव लेके नहीं घूमता है। उसकी प्रॉपर्टी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की या फिजिकल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो ऑब्जेक्ट को या तो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अट्रैक्ट कर किस केस के अंदर करेगा, अगर सामने वाले का चार्ज उसके जैसा ही चार्ज है तो वो क्या करेगा, रिपल करेगा, और अगर अनलाइक चार्ज है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, चार्ज क्या चीज है, चार्ज किसी भी मटेरियल की या प्रॉपर किसी भी फिजिकल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिससे कि वो किसी अदर को अट्रैक्ट या रिपल करता है। पहली बात समझ आ गई आपको। ये दो तरह का होता है मेनली, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब पहली बात मैं आपको समझाता हूं, जब मैंने चार्ज की बात की, चलिए, तो चार्ज क्या है मैंने आपको समझाया। चार्ज जो है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी क्वांटिटी की, किसी सब्सटेंस, जैसे इलेक्ट्रॉन बोला ना, तो इलेक्ट्रॉन आप बोलिए कि वो पार्टिकल होता है कि नहीं होता, पहले आपको ये पूछता हूँ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन वगैरह होते हैं ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो है तो ऑब्जेक्ट ही ना बेटा, छोटे छोटे हैं लेकिन है तो ऑब्जेक्ट, उनका भी कुछ मास है कि नहीं। बात मेरी समझिए, इलेक्ट्रॉन कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, प्रोटॉन कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उनका मास होता है कि नहीं होता, आगे पढ़ेंगे कितना होता है, कैसे होता है। तो उनका मास तो होता है ना, बिना मास के तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन छोटा होने के बावजूद उसका कुछ मास होता है और प्रोटॉन का भी कुछ मास होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या डिराइव किया कि भाई अगर कोई चार्ज है, चार्ज मतलब हमने इन जनरल लैंग्वेज के उसको ऐसे ही लिख लिया कि चार्ज का मतलब कोई पार्टिकल, ठीक है। तो हम बोल लेते हैं ऐसे जनरल लैंग्वेज के अंदर कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है, प्रोटॉन, और नेगेटिव कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। हमने बोल दिया ऐसे इन जनरल लैंग्वेज के अंदर, इसी तरह से हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब बात ये कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, वो बातें हम करें। उससे पहले हम ये पढ़ें कि चार्ज अगर एक पार्टिकल है, तो हमने पिछली वाली क्लास के अंदर 9th के अंदर अगर आप जाए और वहां पे आपने देखी कि मैकेनिक्स पढ़ी, मैकेनिक्स के अंदर हमने हमेशा ये पढ़ा है कि कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक सब्सटेंस इस यूनिवर्स के अंदर दो ही तरह की स्टेट में हो सकता है, या तो वो रेस्ट के अंदर हो या वो मोशन के अंदर हो, ठीक है ना। तो उसी तरह से चार्ज जो होता है वो भी दो कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। तो पहले वो लिख लेते हैं। तो चार्ज दो कंडीशन में किस तरह से होता है, चार्ज दो तरह का होता है। पहली बात तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब चार्ज जो होता है उसकी स्टेट दो हो सकती है। फर्स्ट तो क्या हो सकता है कि वो रेस्ट के अंदर हो, और सेकंड क्या हो सकता है कि वो मोशन के अंदर हो। वो सही बात है, बोल के 9th क्लास में सारा पढ़ा है आपने। तो एक अगर सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट है, वो दो कंडीशन के अंदर हो सकता है, तो रेस्ट के अंदर या मोशन के अंदर। तो चार्ज जब रेस्ट के अंदर है, मतलब अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, और उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी आप मानिए कि 2 से 3 महीने का आपका जो 12th क्लास में आप जाओगे तो 2 से 3 महीने का आपका पोर्शन, या आप मानिए कि 3 महीने आराम से आपकी जान इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है, तो ये पूरी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे कि जब एक चार्ज रेस्ट के अंदर है, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, दूसरा चार्ज उसके पास में आ गया, तीसरा उसके पास में आ गया, वो खुद पड़ा है, इस तरह के चार्जेस की हम स्टडी करते हैं, फोर्सेस वगैरह की स्टडी करते हैं। उस फिजिक्स की ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका 12th के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन आएगा, आप अच्छे से वहां पर पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बेस है
ठीक है ना। जो कूलम का लॉ है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन पे कुछ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात की चार्ज भाई मोशन में मूवमेंट भी तो कर सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है ना, अपनी जगह से मूव करता है। तो दूसरा क्या हो सकता है, जब चार्ज मोशन के अंदर हो या फिर मूवमेंट कर रहा हो, उसकी स्टडी हम करें, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले या फिर। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक और तीसरा पार्ट भी होता है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो मैं भी आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि मोशन जो है, आपने जो 9th क्लास के अंदर पढ़ा, 9th क्लास के अंदर आपने बहुत बेसिक क्या चीज पढ़ी कि आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पढ़ा है आपने। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बेटा बोल तो नहीं गए, पढ़ा है सारा कुछ। एंड तीसरा होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। न्यूटन बाबा के 3 काइनेमेटिक इक्वेशन जिनको हमने इस तरह से पढ़ा है। फिजिक्स का आप बोले मैकेनिक्स का पार्ट यहीं से शुरू होता है, मैकेनिक्स इसी के ऊपर आप बोले ना बेस इसका यही है। और जहां भी कोई पार्टिकल जिसका मास होता है और अगर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो वो न्यूटन बाबा के रूल को जरूर फॉलो करता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आप ये मान के चले कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह छोटे वाले पार्टिकल है ना, ये भी न्यूटन बाबा के रूल को जरूर मानते हैं और ये इनको ऑबे करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। लेकिन ये इनका मास इतना कम होता है ना कि इन पे ग्रेविटेशन का फोर्स बहुत कम अट्रैक्ट होता है। आप जानते हैं ग्रेविटेशन का फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, अरे भूल गए, m इंटू जी होता है ना, F इज इक्वल टू mg, जो वेट लगता है। अब मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जितना ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना ही उस पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा। अब ये पार्टिकल्स जो है वो इतने छोटे होते हैं, इनका मास इतना छोटा होता है जो कि हमको वैसे नॉर्मल आई से दिखता भी नहीं है, इसलिए इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो भी उतना ही कम लगता है, ठीक है ना। लेकिन लगता जरूर है, ये मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे आगे जाके किस तरह से। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाहता था कि एक चार्ज पार्टिकल दो तरह की स्टेट में होता है, रेस्ट और मोशन। लेकिन मोशन के अंदर भी दो तरह का है, एक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक है वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, बाद में समझिए। तो अभी के लिए समझिए कि चार्ज जब रेस्ट के अंदर होता है उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मोशन के अंदर उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका सर एग्जांपल क्या चीज है, आपको मैंने शायद स्टार्टिंग में दिया होगा, आपने बचपन में बहुत सारे खेल किए हैं ऐसे। स्केल जो होती थी प्लास्टिक वाली, उसको आप ऐसे सिर के अंदर रब करते, ठीक है ना। उसको फिर जो कुछ पेज के टुकड़े हमने काट लिए, फिर आप उसके पास लेके जाते, तो आपने देखा मैजिक होता है, बताते थे बच्चों को मैजिक पास वालों को। तो हमने क्या किया कि आपने जब अपने बालों के अंदर इस तरह से रब किया तो यहां से कुछ चार्ज जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से कुछ आपके बालों से चार्ज या फिर यहाँ से कुछ चार्ज उसमें ट्रांसफर होगी, दो तरह की एक्टिविटी, या तो ये खुद चार्ज दे देगा या फिर ये खुद चार्ज को एक्वायर करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चार्ज आ गए, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट में पड़े हैं। मैंने कौन से स्केल की बात की, प्लास्टिक वाली स्केल, ठीक है ना। प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होता है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है ये तो आप जानते ही। कंडक्टर ऐसा मटेरियल जो कि चार्ज को फ्लो होने देता है, जो करंट को फ्लो होने देता है आराम से, कोई उसको रोकता नहीं। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। बेस्ट एग्जांपल वुड, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है ना। क्या लकड़ी के थ्रू चार्ज वगैरह पास होता है, नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए प्लास्टिक की स्केल है, तो प्लास्टिक जो होता है, मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ, प्लास्टिक है ये, प्लास्टिक की स्केल समझिए कि प्लास्टिक की स्केल। अब प्लास्टिक की स्केल प्योर तरह से इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इसके अंदर जो चार्ज है, अब मैं आपको पूछता हूँ इंसुलेटर मतलब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है क्या, ऐसा है? या फिर ऐसा है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो मोशन नहीं कर रहे हैं? सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू है। इसके अंदर चार्ज तो है बेटा, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। बात समझे आपने? कोई भी पार्टिकल बिना चार्ज के बनता ही नहीं, कोई भी सब्सटेंस बिना चार्ज के बनता ही नहीं। उसके अंदर दो तरह के चार्ज होते ही, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो कि मूव कर सकता है। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सारा कामकाज इलेक्ट्रॉन का है, पूरा खेल ये इलेक्ट्रॉन का ही है। इसी से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन वगैरह सब आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है, तो स्केल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है, वो अपने ऑर्बिट से फ्री नहीं होता है। कैसे समझाता हूं आगे देखिए। अब क्या होता है, जब ये स्केल यहाँ पे पड़ा है तो अब ये चार्ज यहीं पर रहता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो आपने जब वो पेपर के टुकड़े यहाँ पर रखे तो उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ अपोजिट चार्ज होता है। तो ये दोनों जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक चीज समझ के आप आगे चलते हैं। अब इसी की जगह मैं आपको एक और चमत्कार दिखाऊं, जैसे कि आप स्टील वाली जो स्केल होती है ना, बड़ी वाली देखिए आपने स्टील वाली। अब स्टील वाली स्केल को लेकर सेम एक्टिविटी को दोहराइए। इस सेम एक्टिविटी को आप फिर से कीजिए, फिर से रब करते हैं, फिर से पेपर के टुकड़ों को पास में लाइए। आप ये देखेंगे बेटा कि वो पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट नहीं होते या फिर बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं। अब रीजन समझिए क्या क्या फर्क पड़ेगा सर? स्केल की तो लेंथ वही थी, फर्क क्या पड़ा?
फर्क ये पड़ा कि फर्स्ट वन वॉज इंसुलेटर एंड ये है कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी चार्ज यहाँ पे आया, ठीक है ना। अब ये चार्ज फटाक से करके मूव कर जाएगा, पूरे स्केल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझे बात को, पूरे स्केल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इंसुलेटर और कंडक्टर की पहले बात कर लेते हैं। चलो आइए, तो इंसुलेटर का जो एटम होता है ना, वो छोटा होता है, समझिए ऐसे आप, ये ऐसे, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक बात। ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। कंडक्टर का जो है ना, वो एटम जो होता है वो एज कंपेयर इंसुलेटर थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसका न्यूक्लियस है, अब इसके भी कुछ ऑर्बिट होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, मान लीजिए जहां पर भी, ठीक है। अब आप सोचिए कि किसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको जरूरत पड़े तो आप काम में ले सकते हो, मतलब मूव करने के लिए फ्री कौन से हैं, ये वाले। आपको खुद को पता चल, ये कंडक्टर है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। सिंपल एक्टिविटी लेके समझाऊं बेटा कि क्लास चल रही है, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं। अब क्लास के अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे आपके बैठे हैं, 15 स्टूडेंट बैठे हैं, 15 बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना। तो 15 बच्चों की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो मेरी नजर हर बच्चे पर रहेगी, टीचर हर बच्चे को देख पाएगा। तो हर बच्चा किसी भी तरह की हरकत नहीं कर सकता, किसी भी तरह का वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सर देख रहे हैं, पास में है, बच्चे का मैं सब पे नजर है। और दूसरी बात ये कि यही अगर क्लास 150 बच्चों की हो, 150 स्टूडेंट की हो, और टीचर तो एक ही, तो सबसे पीछे वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को दिए कि सर देख नहीं रहे, और वहां तक हमारी नजर भी नहीं जाती। तो वो किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए फ्री है कि नहीं, बात समझ रहे हो। वो किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि मजाक मस्ती कर सकते हैं पीछे बैठे बैठे, क्योंकि यहां से हम उनको देख नहीं पा रहे। जो न्यूक्लियस होता है एटम का, वो बाकी इलेक्ट्रॉन को आप एक तरह से बोले कि इसी तरह से कमांड देता है। अब जब दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो देख नहीं पाता है, उनके ऊपर जो फोर्स होता है वो मिनिमम होता है। जितना दूर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होता है या फिर प्रोटॉन होता है, उसके ऊपर आप बोलिए कि मिनिमम फोर्स लगता है। जितना आप दूर जाएंगे हम वही पढ़ेंगे, अभी हम इसके अंदर वही पढ़ेंगे कूलम का लॉ, कि चार्ज की जो डिस्टेंस किस तरह से चार्ज के फोर्स पे डिपेंड करती है, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया आपको। इंसुलेटर का जो एटम होता है छोटा होता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस से एकदम अच्छे फोर्स से बंधे होते हैं। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस छोटा ही होता है, लेकिन एटम बड़ा होता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो एक कंडक्टर इंसुलेटर से किस तरह लगे, उसमें एक ही फर्क है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी उसमें कोई मटेरियल का फर्क नहीं। चार्ज तो दोनों के अंदर होता है, लेकिन चार्ज मूव करने के लिए किसमें फ्री होता है, इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात होगी। अब हम पूरी बात जो करेंगे वो अभी के लिए, आज के लिए काफी चीजें हो चुकी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। चलिए, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम रेस्ट पार्टिकल या रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत ही शानदार ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज रेस्ट के अंदर उसकी स्टडी करो, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमको करना क्या है। आप लोगों ने बेटा कभी जिंदगी में, पिछले वाला जो सेशन था हमारा 9th क्लास वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई दो मास m1 m2 अगर कुछ डिस्टेंस r पर रखे होते हैं तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। न्यूटन बाबा बोल के गए, वो ग्रेविटेशन का फोर्स कितना लगता है, F = G कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर होता है। न्यूटन बाबा ने बोला ना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का, वो उनके मास के परपेंडिकुलर होता है और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद है आपको। बस एज इट इज फॉर्मूला दो चार्ज के लिए लगा लेना है। कूलम बाबा का लॉ आता है। तो पहली बात तो ये करता हूं कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। कूलम साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर क्या किया कि जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में चार्ज का इन्वेंशन, एक तरह से आप माने कि उन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनकी इज्जत के लिए चार्ज का जो यूनिट रखा गया वो कूलम रखा गया, ठीक है ना। जिस तरह से फोर्स का यूनिट क्या न्यूटन है ना, उसी तरह से इनकी चार्ज का यूनिट क्या होती है, कूलम होता है। अच्छा, चार्ज का कूलम यूनिट जो है ना वो एमकेएस के अंदर होता है या फिर एसआई के अंदर होता है। सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट होती है स्टेट कूलम, STAT स्टेट कूलम, ठीक है। ये होती है सीजीएस के अंदर। आपको स्टेट कूलम अभी के लिए कहीं काम में नहीं आएगा, समझ ले, खाली स्टेट कूलम होती है। कोई पूछ ले तो शर्म नहीं आए अपन को कि हमको पता है कि स्टेट कूलम होती है, ठीक है। अब देखिए, अब कूलम लॉ क्या होता है। कूलम का लॉ, सबसे पहला लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो क्या कहता है, जैसा न्यूटन बाबा ने बोला ना वैसा वैसा यहाँ पे छाप लेते हैं, कोई चेंज की बात नहीं। वो का वो प्रॉपर्टी, वो की वो डेफिनेशन।
ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो कूलम्ब अपन ये बोला कि भाई दो चार्ज पार्टिकल, अब उन्होंने क्या बोला, मास थे, कूलम्ब अपन चेंज कर लिया कि चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना, वो अगर किसी एक डिस्टेंस पे रखे हैं, सपोज r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। अब दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आप मेरे को बताइए, ग्रेविटेशन का फोर्स क्या कभी रिपल्सिव होता है? ग्रेविटेशन का फोर्स अभी कभी आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट को दूर धकेल रहा है? नहीं होता। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, आपने पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन का फोर्स रिपल्सिव कभी नहीं होता। दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को, किसी भी यूनिवर्स के कोने पे है ना, एक इस कोने पे दूसरा इस कोने पे, तो दोनों हमेशा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट ही करेंगे, वो कभी एक दूसरे को रिपल नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं, या फिर आप कूलम्ब का फोर्स बोले, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है। अब कूलम्ब ने क्या बोला कि अगर दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो पहली बात तो उन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि न्यूटन ने बोला था, और दूसरी बात कि वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को फिर से अगर हम ऐड कर लें, जैसे न्यूटन बाबा ने किया था, तो न्यूटन ने क्या किया, देखिए न्यूटन ने कुछ इस तरह से किया था। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें, तो हम इस तरह से देखेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, चार्ज फर्स्ट, चार्ज सेकंड और बीच की डिस्टेंस। तो फिर क्या बोला, जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमेशा हटता है और अपनी जगह पे एक कांस्टेंट लेके आएगा, इक्वल टू का साइन लाएगा, तो एक के कांस्टेंट को हमने मान लिया, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज, जैसा कि हमने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, मतलब डिस्टेंस, अगर आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स स्क्वायर टाइम्स कम होता जाएगा, जैसा ग्रेविटेशन के अंदर होता है। उसी तरह से अगर आपने चार्ज पार्टिकल की वैल्यू को बढ़ाया, चार्ज को बढ़ाया, जैसे कि आपने पहले 20 कूलम्ब का चार्ज काम में लिया, बाद में आपने 30 कूलम्ब का चार्ज काम में लिया, तो फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, जैसा कि मास वाले उसके अंदर होता है, ग्रेविटेशन के अंदर। सेम टू सेम, अगर आपने 9th की मैकेनिक्स ढंग से नहीं पढ़ी है, तो आपको 11th में जाके बिल्कुल अच्छी तरह से दिक्कत आने वाली है। अच्छा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने 11th की अगर आपने मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो 12th में जाके आप समझते हो कि आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा बेटा, क्योंकि 12th का जितना भी पोर्शन है वो पूरा का पूरा, पहली बात तो पूरा का पूरा आप समझेंगे इमेजिनेशन में बेस। क्या आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है, क्या आपने प्रोटॉन को देखा है, क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है, पावर वगैरह को देखा है? देखा नहीं, लेकिन हम महसूस करते हैं चीजों को। उन चीजों की स्टडी हम जो सारी करेंगे, वेव वगैरह, वो सारा पढ़ेंगे 12th के अंदर। लेकिन 11th के अंदर जो हम पढ़ते हैं, मतलब 9th के अंदर जो हमने पढ़ा, मैकेनिक्स, पहिया घूम रहा है, गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, पत्थर नीचे आ रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी, फिजिकली हमने उनको फील किया। उस तरीके से अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आती ना, तो आप आगे का पोर्शन भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ग्रेविटेशन का चैप्टर आता है ना बेटा, तो आपको इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, अभी आपके लिए 10th क्लास तक के लिए, ठीक है। आगे की बात आगे करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं सर, जैसा हमारा वहां ग्रेविटेशन के अंदर कैसा क्वेश्चन बनते थे भाई, Q1 Q2 की मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, लेट कि भाई ये वाला चार्ज है 5 कूलम्ब का, पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही ध्यान रखिए। ये वाला भी है 10 कूलम्ब का, कूलम्ब है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब को, कैपिटल Q से, ठीक है। 5 कूलम्ब का चार्ज इसके ऊपर है, 10 कूलम्ब का इसके ऊपर है। मैंने बोला कि दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। आपको पूछो कि चार्ज कितना, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो K की वैल्यू, K की कांस्टेंट है, बाद में बात करेंगे उसकी। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितना रखना है आपको, 5 वॉट है, और बीच की डिस्टेंस कितनी, 1 मीटर का होल स्क्वायर। फोर्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझिए बात को। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है या फिर कूलम्ब बाबा का फोर्स है। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आगे और समझेंगे किस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। इसके क्वेश्चंस अगर आपको किसी भी रेफरेंस बुक के अंदर मिलते हैं तो आप लोग सॉल्व करें। NTSC, ओलंपियाड, IIT फाउंडेशन, SCV वर्मा, SC वर्मा वगैरह, इनमें से किसी भी की किताब आपको रेफरेंस के तौर पर मिले, उसको ले लें और उसके अंदर जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस आप देख के सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई एक किताब की बाउंडेशन नहीं है, जो भी किताब आपको रेफरेंस के तौर पर मिले उसको आप सॉल्व करते रहे, ठीक है ना। बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।